जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें उसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू से डिस्कस करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की जो करेक्टरिस्टिक होती है, इट हैज अ क्लियर गोल, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। क्योंकि बाकियों में जो ऑप्शन है वो वेग और इम्बिगुअस का ऑप्शन आ रहा है या अनडिफाइंड का आ रहा है, तो वो डेफिनेटली इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कॉम्प्लेक्सिटी क्लास रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम सोल्वेबल एफिशिएंटली बाय अ डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। तो डिटर्मिनिस्टिक जो एल्गोरिदम होता है वो होता है हमारे पास पी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम। तो पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो डिटर्मिनिस्टिक जो है प्रॉब्लम कहलाती है, या आप कह सकते हो कि रीजनेबल टाइम के अंदर, मैनेजेबल टाइम के अंदर वो सोल्व हो जाती है। जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो रीजनेबल टाइम के अंदर या पॉलिनोमियल टाइम के अंदर हम ठीक से सोल्व नहीं कर पाते। बाकी की फिर उसकी बाकी की क्लासेस जो हैं वो एनपी हार्ड या एनपी कंप्लीट वो अलग से हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर है। द स्टेटमेंट दैट अप्लाइज टू अनसोल्वेबल प्रॉब्लम्स, अनसोल्वेबल प्रॉब्लम जिसको आप कभी भी सोल्व नहीं कर सकते, जैसे कि उन्होंने हाल्टिंग प्रॉब्लम की एग्जांपल भी दी हुई है हमारी पीछे टॉपिक के अंदर। तो they can be solved in polynomial time, no they cannot be solved in any algorithm, they are always in np class, they require exponential time to solve। इसमें बी आंसर ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि डी भी जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें अगर एक्सपोनेंशियल टाइम में भी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है तो ठीक है, वो तो सोल्वेबल प्रॉब्लम है। इसलिए अनसोल्वेबल प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कोई भी एल्गोरिदम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द मीनिंग ऑफ एनपी इन कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो एनपी का मतलब जस्ट बताना है आपने, तो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्च एल्गोरिदम मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट्स। इनमें से जो सबसे अच्छा जो सर्च एल्गोरिदम है, जो एफिशिएंट सर्च एल्गोरिदम है, दैट इज क्विक सॉर्ट। लेकिन हमारे सिलेबस में हमने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ी हुई है। उनमें से जो है एक मर्ज सॉर्ट हम लोगों ने डिवाइड एंड कॉन्कर का जहाँ पे टॉपिक पढ़ा था वहां पर एग्जांपल में दिया हुआ है। इवन उसका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाती है, वो बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से भी कम है। तो क्विक सॉर्ट यहाँ पे सबसे अच्छी है, इसलिए जो है वो एक एफिशिएंट एल्गोरिदम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर लिखेंगे, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 6 है सिनेरियो वेयर डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रूव्स मोस्ट यूजफुल। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ऐसी होती है जहां पर हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो रिपीट कर रही होती है, जैसे कि प्रॉब्लम्स विद ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, डिवाइड एंड कंकर और डायनामिक प्रोग्रामिंग में एक बड़ा जबरदस्त डिफरेंस है कि डायनामिक प्रॉब्लम जो होती है इसके अंदर जितने भी हम सब प्रॉब्लम्स या सब स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं वो रिपीट करते हैं अपने आप को। लेकिन जो हमारे पास डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी होती है वहां पे हमारी प्रॉब्लम या सब स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट नहीं करते, यही उनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे उसी लिहाज से ये उसी सेंस में बात हो रही है। तो मैंने इसीलिए बेसिकली एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ कि हमें चंद एक चीजें एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ने का मौका मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एन एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स डाटा बाय स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट एंड स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ नीडेड इज। देखिए, सिलेक्शन सॉर्ट जो है या क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट हमारे पास ऑप्शन में है, लेकिन हमें एक ऐसा एल्गोरिथम बताना है दैट सॉर्ट्स डाटा बाय स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट एंड स्वैपिंग एडजेसेंट। जो एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करता है ना, वो होता है आपका बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में हम लोग साथ वाले एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, स्वैप करते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे। जबकि एडजेसेंट एलिमेंट को अगर हम ना करें, अगर हम लोग किसी एक रैंडम एलिमेंट को पकड़ कर अगर हम लोग स्वैप करें तो फिर वो सिलेक्शन सॉर्ट होता है। तो दोनों की स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है हमारे पास, दैट इज सी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेप्थ सर्च, डीएफएसओ या बीएफएसओ, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी है, यानी कि वर्सेस प्लस एजेस, ठीक है। इसके अलावा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एमसीक्यू लाजमी आएगा। अगर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 से अगर एक भी एमसीक्यू आता है, 2 एमसीक्यू आते हैं बोर्ड में, तो एक एमसीक्यू अगर मैं पेपर बना रहा हूं तो मेरी कोशिश होगी बी का कंप्यूटर टीचर कि मैं ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन बच्चों से पूछूं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड एल्गोरिथम नीड्स टाइम टेकन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। तो जी, टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम एक्चुअली रिगार्डिंग द इनपुट साइज। जब हम इनपुट साइज की बात करते हैं, याद रखिएगा कि एक एल्गोरिथम कितना टाइम लेता है अपने आप को एग्जीक्यूट होने में, एक्चुअली वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, उसकी इनपुट साइज के ऊपर। जितना इनपुट साइज होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो एन एल्गोरिथम विद अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ एन लॉग एन। तो बबल सॉर्ट है, बाइनरी सर्च है, मर्ज सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है। तो एक्चुअली बबल सॉर्ट में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, ऑर्डर ऑफ एन होता है। बाइनरी सर्च में ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, ठीक है। जबकि मर्ज सॉर्ट में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है, यानी कि लिस्ट भी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी काउंट करने और बाद में लॉग एन भी, यानी कि एक असल में मर्ज सॉर्ट में ये होता है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। मर्ज सॉर्ट में हम 2 काम करते हैं, ये डिवाइड एंड कंक्योर स्ट्रेटजी से हमने किया था। पहले हम लोग डिवाइड करते
ठीक है। उसके बाद हम लोग उनको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, आंसर्स को आपस में मिलाते हैं। तो इस हिस्से की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग है और इस हिस्से की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, तो वो n log n इस तरीके से बनता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये मर्ज सॉर्ट इसलिए है, ठीक है जी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैंने इनके आंसर्स दे दिए। मैं कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से हो सकता है कि वीडियोस में प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किए हुए या सिलेबस में प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किए हुए, बाकी सारा आपका उसके मुताबिक ही है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स विद इन द रियल्म ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए हम लोगों ने बेसिकली जो है वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम या इल डिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइन करना। तो जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसके अंदर कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं होती, वो अनक्लियर नहीं होती, उसमें हर चीज़ क्लियर होती है, वेल डिफाइंड होती है, उसमें गोल उसका कंफर्म होता है, हमने एक्चुअली अचीव क्या करना है, जबकि इल डिफाइंड में ये चीज़ें नहीं होती। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी, आपके साथ पीछे सिलेबस में टॉपिक वहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है, वहाँ पे वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड का जो डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आउटलाइन द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम। तो इसका जो स्टेप्स हैं प्रॉपरली वही होता है कि हम पॉसिबल सोल्यूशन, इसमें हमने एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, वीडियो में जाके आप वो भी देख सकते हो या बुक में देख सकते हो कि इसमें प्रॉपरली हम लोग पहले क्या करते हैं, जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम में हम लोग पहले पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं, देन हम उनको टेस्ट करते हैं, जो सॉल्यूशन हमारा परफेक्ट बैठता है उसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर ट्रैक्टेबल एंड इनट्रैक्टेबल। तो जिनका सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होती हैं दो कैटेगरी की, ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल। अगर पॉलिनोमियल टाइम के अंदर हम आंसर फाइंड आउट कर ले तो ट्रैक्टेबल, अगर ना कर पाए तो इनट्रैक्टेबल। समराइज द की आइडिया बिहाइंड एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम बेसिकली लोकली ऑप्टिमल आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये ग्लोबली जो है वो आंसर फाइंड आउट नहीं करता, ये लोकली ऑप्टिमल आंसर निकालेगा। हो सकता है कि वो ग्लोबली ऑप्टिमल भी निकल आए, अदरवाइज अक्सर ऐसा होता है कि ग्रीडी में ये होता है कि हम लोग क्योंकि बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते, ग्रीडी एल्गोरिथम में जब हम प्रोसीड करते हैं तो बाद में हमें कभी कभार जो है वो नुकसान भी इस चीज़ का हो सकता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये होता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी जो सब स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रिपीट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं डिवाइड एंड कन्कर, हमने अपनी बिगर प्रॉब्लम को एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम जब वन टाइम उनका आंसर निकाल लेते हैं ना, तो उसी तरह की प्रॉब्लम जब दोबारा रिपीट करती है तो हमें आंसर स्क्रैच से नहीं निकालना पड़ता, स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता, बल्कि हमारे पास पहले से उनके आंसर स्टोर होते हैं। हमने उनको एक्चुअली एक अलग फाइल में, एक अलग डेटाबेस में जो हमने आंसर निकाले होते हैं वो हम सारे स्टोर कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर, ये मेरे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने इन तीनों के सोल्यूशन जो है ना वो किसी एक जगह पर स्टोर कर लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे 1 2 3 इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो मेरे पास इनके सॉल्यूशंस पहले से पड़े हुए, मुझे निकालने नहीं पड़ेंगे, फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू डिवाइड एंड कन्कर स्ट्रेटजी में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, कंपेयर, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ बीएफएस एंड डीएफएस इन ग्राफ ट्रैवर्सल। देखिए ये डाटा को एक्सप्लोर करने का, डाटा को विजिट करने के दो मेथड है हमारे पास, एक बीएफएस एक डीएफएस। बीएफएस में ये होता है कि हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की स्ट्रेटजी यूज करते हैं, यानी कि हम लोगों ने विड्थ वाइज डाटा को एक्सप्लोर करना होता है, जिसमें हम लोग सारा डाटा की जो इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं ये एक्सप्लोरिंग की, इसमें हम लोग क्यू इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीएफएस में हम लोग स्टैक इस्तेमाल करते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर एडवांटेजेस बताने हैं, तो डाटा को एक्सप्लोर करने की बहुत ज़बरदस्त मेथड है, हम एफिशिएंटली डाटा को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 स्ट्रेटजीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इन एल्गोरिथमिक थिंकिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम, अच्छा देखिए असल में हमारे पास यही इसकी इंपॉर्टेंस है सबसे बड़ी, कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं ना, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनको अलग से मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी बिगर प्रोजेक्ट है, और मैं उसको जब सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली आई हैव P1 P2 एंड P3। जब मैं इंडिविजुअली इनके अलग से आंसर निकालूंगा S1 S2 S3 एंड लास्ट पे मैं क्या कर दूंगा, इन सब आंसर्स को क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा। तो दैट इज द पैटर्न एक्चुअली कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन बिगर प्रोजेक्ट को स्मॉलर और रीजनेबल और मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके तो उनके अलग से आंसर्स निकालते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है डेफिनेटली वो भी फर्क जो है वो डिफरेंस पा जाती है, यानी कि कम हो जाती है। आप ये समझ लीजिए कि कम हो जाएगी, कैसे, क्योंकि इसके ऊपर टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपको इसकी समझ ही नहीं आएगी, इसके एस्पेक्ट समझते समझते ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका होगा। लेकिन जब आप उसको रीजनेबल जो है वो उसके पार्ट्स पर डालोगे, मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर उसको छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लोगे ना, तो चीज़ को आपके लिए आसान जो है हल करना वो बड़ा आसान हो जाता है। तो इसका आंसर खैर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द की फैक्टर्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम। देखिए जी, एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस देखने के लिए हमारे पास जो की फैक्टर होते हैं वो होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं, फिर उसकी एफिशिएंसी देखते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग उसका जो टाइम कंजम्पशन है, जैसे कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं किसी भी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो वो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी एफिशिएंसी पे जो है वो डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस, राइट। तो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के डन कर लिए। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 जो है वो उसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो है नेक्स्ट उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।